हे गाइस एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मशीन लर्निंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम जो आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं उन्हें बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। और ये सारे एल्गोरिदम्स हो सकते हैं आपके एक्सटर्नल एग्जाम में भी आ सके, तो आपको उस टाइम पे कैसे आंसर देना है विद एग्जाम्पल हम वो भी इस वीडियो में देखेंगे। और ये सारे एल्गोरिदम्स के हम लोग लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग टेक, चलिए शुरू करते हैं। गाइस पिछली वीडियो में मैंने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल के साथ उसे ब्रीफ में समझेंगे। गाइस मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम रामू है और वो कॉलेज में पढ़ता है। उसने सेमेस्टर 1 में पढ़ाई करी 8 घंटे और उसका CGPA आया 6। उसने सेमेस्टर 2 में 10 घंटे की पढ़ाई करी और उसका CGPA आया 7। सेमेस्टर 3 में उसने 14 घंटे की पढ़ाई करी और 7.5 उसका CGPA आया। सेमेस्टर 4 में उसने 12 घंटे की पढ़ाई करी और 7.2 उसका CGPA आया। इस तरीके हमारे पास एक डेटा है। और गाइस अगर हम माने, अगर उसको डिसाइड करना है कि मेरे सेमेस्टर 5 में कितना ग्रेड आने वाला है, तो उसने अपने पास्ट रिकॉर्ड को मद्दे हुए नज़र रखते हुए उसने ऐसा बोला कि मैंने 13 घंटे पढ़ाई करी है, तो बेसिकली मेरा जो CGPA है वो 7.2 से 7.5 के बीच में आएगा। तो बेसिकली गाइस अब यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो कंटिन्यूस वैल्यू आ रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूस वैल्यू आई जा रही है। हर सेमेस्टर वाइज में उसका CGPA चेंज हुआ जा रहा है। तो गाइस ये सारे जो डेटा को एनालाइज करते हुए उसने जो आगे का प्रिडिक्ट करा सेमेस्टर 5 का, ये सारे एल्गोरिदम्स को जो उसने मैच किया हुआ है उसे बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके गाइस, इसे लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब क्या कि हमें एक फिक्स कैटेगरी में हमें उसे प्रिडिक्ट करना है, या तो येस या तो नो। यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट वैल्यू होती है, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं, डिस्ट्रिक्ट वैल्यू होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जिसे क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। गाइस फॉर एग्जांपल अगर रामू की एग्जांपल की मैं बात करूँ, उसने सेमेस्टर 1 में 5 घंटे की पढ़ाई करी और वो फेल हो गया। उसने सेमेस्टर 2 में 6 घंटे की पढ़ाई करी और वो वापस फेल हो गया। फिर उसने सेमेस्टर 3 में बहुत दम लगाया और उसने 10 घंटे की पढ़ाई करी और वो यहाँ पे पास हो गया। सिमिलरली उसने सेमेस्टर 4 में 12 घंटे की पढ़ाई करी और वो वापस पास हो गया। फिर उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं सेमेस्टर 5 में अगर 11 घंटे की पढ़ाई करूं तो भी मैं ये सेमेस्टर आराम से पास कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो प्रिडिक्शन जो है वो क्या तो पास है क्या तो फेल है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 to 1 है, येस और नो कैटेगरी में आ रहा है। तो गाइस इसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासीफाई करेंगे। चलिए हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। गाइस लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होता है। फिर इट्स लीनियर रिग्रेशन सॉल्व्स लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स नो डाउट, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन सॉल्व्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। गाइस अगर हम ग्राफ की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन का जो भी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपके एग्जाम में कभी भी एक ग्राफ देके बताया जाए कि भैया बताओ ये ग्राफ किसको बिलोंग करता है, अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो समझ जाना वो लीनियर रिग्रेशन है। अगर वो ग्राफ एस कर्व है तो समझ जाना वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एस कर्व बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसे आप एग्जांपल देखते हैं इन लोगों का। जैसे मैंने आपको बताया था एक रामू करके बंदा है जिसका CGPA कैसे वेरी हो रहा था। अगर हम वो सारे वेरिएबल्स को जैसे कि 6, 7.5, 7.2 सारे जो CGPA उसके अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँ तो इस तरीके से बनेंगे और बीच में से एक लाइन पास हो रही है जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर रहा है। वेराइज अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूं, जैसे मैंने इसको बताया था पास या फेल, यहाँ पे वो लोगों ने बोला है हैप्पी और सैड। वो लोगों ने कुछ अपने इनपुट्स दिए, मॉडल ने प्रेडिक्ट करा और जो आंसर आया वो हैप्पी और सैड। यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं लीनियर और लॉजिस्टिक में क्या है। लीनियर में हमें कंटिन्यूस वैल्यू मिल रही है, बोल सके तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, जैसे कि 7.5 कुछ भी हो गया। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में येस, नो, पास, फेल, हैप्पी, सैड करके जो वैल्यू मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट वैल्यू मिलेगी, उसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। आई होप गाइस आपको एग्जांपल ये एल्गोरिदम क्लियर होगा। और आपको इस विषय में कुछ भी डाउट, सजेशन या कुछ भी हो, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई विल ट्राई बेस्ट टू माय आंसर दैट क्वेश्चन। सो गाइस अब बात करते हैं डिसीजन ट्री की। गाइस डिसीजन ट्री एक ऐसा एल्गोरिदम है जो एज लीनियर रिग्रेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन में काम आता है। गाइस इसको पहले एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फिर मैं बाद में इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा एक बंदा है, उसको बाहर खेलना है कि नहीं, उसे ये डाउट है। तो गाइस इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो एक प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम क्या है, प्ले और नॉट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कौन से फीचर्स उसे डिसाइड करते हैं, हम सभी को पहले ब्रेक करेंगे, देन वो सारे फीचर्स को कंबाइन करते हुए हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे।
गाइस डिसीजन ट्री जैसे नाम से पता चल रहा है कि डिसीजन अलग अलग ट्रीज में, जैसे हमने बाइनरी ट्री, एवीजी ट्री जैसे पढ़े हैं, जैसे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, वो सारे अपने अपने वोट्स देते हैं और एक कंक्लूजन में हम लोग पहुँचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं, अभी आप जो सबसे जो नीचे देख रहे हैं ये है सनी और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है गाइस? 70 से कम। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें हमें पता चलेगा, आउटपुट मिलेगा कि बंदे को बाहर खेलना है कि नहीं खेलना। सो जब सनी था और ह्यूमिडिटी 70 से कम थी, 70 से कम थी, तो गाइस 8 बच्चों में से 5 बच्चों ने ऐसा बोला कि यस हम बाहर खेल सकते हैं, और 3 ने बोला नहीं हम बाहर नहीं खेल सकते। सिमिलरली जब सनी और ह्यूमिडिटी हुआ और ह्यूमिडिटी अभी 70 से ज़्यादा है, तो 4 बंदों में से एक बंदे ने ही बोला कि मैं खेलूंगा और 3 ने बोला मैं नहीं खेलूंगा। इस तरीके से हमें वोट मिला, हमें स्कोर मिला। सिमिलरली गाइस अगर जब रेन और विंडी मतलब बहुत हवाएं चल रही है, बारिश के साथ बहुत हवाएं चल रही है, तो 2 बच्चों में से दोनों ने बोला कि मैं नहीं खेलूंगा। और सिमिलरली जब रेन हो रही है और हवाएं नहीं चल रही, तो सभी बंदे बोलते हैं यस बहुत मज़ा आएगा, हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। सो सभी ने वोट करा यस वी विल प्ले। तो गाइस इस सभी को मैं जब सबसेट करूँगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे सबसेट करा था, मुझे कंडीशन क्या मिली कि जब ह्यूमिडिटी था तब 5 और 1 मतलब 6 लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि हम खेलेंगे, और 3 ने ऐसा बोला कि हम नहीं खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसा लिख कर आ गया प्ले 6 एंड डोंट प्ले 6। इस तरीके से हम लोगों ने डिसीजन लिया 2 अलग अलग कंडीशंस पे और उन्हें एक में मर्ज किया। सिमिलरली गाइस हम यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो प्ले का स्कोर हुआ 0 + 3 3, 2 + 0 2 2। जब विंडी का था, जब रेन और विंडी थी, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने ये पैरामीटर को गेन किया। अब नाउ गाइस हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि सनी में 6, ओवरकास्ट में 4 एंड रेन में 3। 6 + 4 10 + 3 13। तो गाइस यहाँ पे प्ले = 13 लिखा हम लोगों ने, और डोंट प्ले में 6 + 1 + 2 = 9। यहाँ पे डोंट प्ले में हमने 9 लिखा। प्ले में हमारा 13 हुआ, डोंट प्ले में हमारा 9 हुआ, तो सबसे ज़्यादा वोट मिला प्ले को, तो बंदा बोलता है यस आई कैन प्ले, सो वो चला गया बाहर खेलने। इस तरीके से डिसीजन ट्री हमारा वर्क करता है। ये बहुत ये ऊपर से सुपरवाइज लर्निंग में आता है, और ये मेनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होता है। सो गाइस एसवीएम क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये क्लासिफिकेशन मेथड है। इस एल्गोरिथम में क्या होता है गाइस कि हमारा जो भी डेटा आइटम, जो भी फीचर्स हैं, हम उस सभी को एज अ पॉइंट कंसिडर करते हुए हम n डायमेंशनल स्पेस यानी कि हमारा ग्राफ में हम इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो फिगर है, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हेयर की लेंथ को, और ये जो स्क्वायर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उस करस्पॉन्डिंग हेयर के लेंथ को लेकर करस्पॉन्डिंग पर्सन के हाइट को। हेयर की लेंथ से हम पर्सन की हाइट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो गाइस इस साइड मेरा जो भी वैल्यू है ये सब आ गया मेरा हेयर का लेंथ, और ये सारे आ गए मेरे उस पर्सन के हाइट से। और गाइस यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं कि बता दूं मैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए तो वो अपने दोनों क्लासेस के सबसे एंड पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स को सपोर्ट वेक्टर कहा जाता है। अगर मान लीजिए मैंने दोनों क्लासेस को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को बोलेंगे हम डिसीजन बाउंड्री, जो हाइपरप्लेन होता है हमारा। और ये दोनों पॉइंट्स ए और बी जो हाइपरप्लेन के बहुत नज़दीक होते हैं उसे हम सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं। ड्यू टू दिस सपोर्ट वेक्टर्स, ड्यू टू दिस पॉइंट, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा आने वाला जो हेयर का जो लेंथ जो पॉइंट है उस करस्पॉन्डिंग वो पर्सन का हाइट क्या होगा। इस तरीके से हम लोग हमारा एसवीएम का यूज़ करते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन मेथड है। गाइस अब बात करते हैं नेव बायस थ्योरम की। गाइस नेव बायस थ्योरम आपने बेसिकली प्रोबेबिलिटी में सुना होगा, बायस थ्योरम। तो गाइस बायस थ्योरम क्या होता है कि हमारा मान लो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास एक इवेंट ए है कि टॉसिंग अ कॉइन। ओके गाइस, अब हमने कॉइन को टॉस करा तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की चांसेस 0.5 है और टेल आने के चांसेस 0.5 है। तो गाइस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि वो आने के इसके चांसेस क्या होते हैं। और बायस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो इवेंट ए और इवेंट बी है, तो इवेंट ए अगर हो चुका है उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट बी होने के चांसेस कितने हैं। यहाँ पे हमारा जो इवेंट बी है विच इज़ डिपेंडेंटली डिपेंड ऑन इवेंट ए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इवेंट बी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे इवेंट ए पे।
इसी तरीके से हमारा नेव बायस थ्योरम भी काम करता है। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्या करता है गाइस? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ कंडीशन दैट माइट बी रिलेटेड टू द अदर इवेंट। ओके गाइस, अगर मैं इसका बेसिक सा एग्जांपल बताऊं कि मान लो समर का मौसम है, दोपहर चल रही है, मतलब 1 से 1:30 बज रहे हैं, अभी बहुत दोपहर है, और सडनली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई, हमारे पंखे, हमारे फैन, एसी सब बंद हो गए। तो गाइस अब उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कुल्फ़ी वाला, आइसक्रीम वाला जा रहा है हमारे घर के सामने से। तो गाइस हम लोग वो कुल्फ़ी खरीदे, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी मैं ये एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा इवेंट ए है जो अकर हो चुका है, इवेंट है हमारा कौन सा है? समर का मौसम है, दोपहर है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। ये सारे कंडीशंस अकर हो चुके हैं और सडनली एक दूसरा इवेंट अकर हो रहा है। क्या? एक कुल्फ़ी वाला, आइसक्रीम वाला लेके आ रहा है अपनी आइसक्रीम लेके। तो गाइस ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम वो कुल्फ़ी को जाके खरीदें। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा इवेंट बी है विच इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इवेंट ए। अगर इवेंट ए नहीं होता, अगर मान लो बहुत ठंडी मौसम चल रही होती है, एसी फुल पे चल रहा होता है, तो गाइस और रात का मौसम होगा तो ये कुल्फ़ी या आइसक्रीम खरीदने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो इवेंट बी है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इवेंट ए। तो गाइस ये जो अगर कभी हम लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और हमारा कुछ ऐसा कंडीशन मिले कि इवेंट बी इज़ डिपेंडेंट ऑन इवेंट ए, तो हम नेव बायस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम ग्राफ एक मैंने फोटो रखी है, यहाँ पे फोटो में क्या लिखा हुआ है कि नेव बायस क्लासीफायर्स एज अ फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर्स एंड बेस्ड ऑन अप्लाइंग बायस थ्योरम विद अ स्ट्रॉन्ग नेव डिपेंडेंसीज एजम्पशंस बिटवीन द फीचर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और गाइज अगर आपको देख रहे होंगे ये वाला जो नीचे एग्जांपल है, ये आपने एग्जांपल देखा, इक्वेशन देखी होगी, पी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी स्लैश ए इंटू पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। ये आपने प्रोबेबिलिस्टिक में सुना होगा, देखा होगा। इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग दैट गिवन इवेंट बी हैज़ अकर्ड। ये जो आपने देख रहे हैं पोस्टीरियर, ये जो बोलते हैं जो इवेंट ए विच इज़ डिपेंडेंट ऑन इवेंट बी, इट इज़ नोन एज पोस्टीरियर। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। आई गेस आपको एक डाउट क्लियर होगा, पोस्टीरियर और पीरियर को क्या बोलते हैं। जो अब पीरियर इवेंट उसको बोलेंगे जो इवेंट बी अकर होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू इवेंट ए। सो गाइस ये हमारा छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप प्रोबेबिलिटी अगर आपको जानते होंगे तो आपने इक्वेशन देखा होगा, उसको यूज़ भी किया होगा। गाइस बेसिकली मशीन लर्निंग में हमें ये सारे इक्वेशन का हमें कुछ चिंता विंता कुछ नहीं करनी है, बिकॉज कि ये सारे हमारे पास इनके इनबिल्ट फंक्शंस और इनबिल्ट मेथड्स हमारे पास ऑलरेडी है। हमें बस हमारी वैल्यू पास करनी है, वो प्रोसेस होकर हमें वापस मिल जाएगी। तो गाइस मशीन लर्निंग का बस ये फ़ायदा है पाइथन में कि हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जो हमारे सारे कैलकुलेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स परफॉर्म करके देते हैं, और हमें ये सब करने की इक्वेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस KNN एल्गोरिदम गाइस बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है और आपने कभी ना कभी सुना ही होगा जब आपने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा। सो गाइस KNN को बोलते हैं द लेजी एल्गोरिदम, उसका फुल फॉर्म है के नियरेस्ट नेबर। गाइस ये बोथ क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और वाइडली ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के अंडर सॉल्व करने में काम आता है। बेसिकली गाइस KNN एल्गोरिदम में क्या होता है कि एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के आसपास दूसरे उस सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए वो डिसाइड करेगा कि भैया मैं अपने कौन से क्लास में बिलोंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि जो स्टार है उसे हमें प्रिडिक्ट करना है। तो गाइस हमने स्टार के आसपास देखा, हमने बोला k = 3, k = 3 मतलब k बिलोंग्स टू नेबर, वो अपने आसपास के 3 पॉइंट को कंसिडर करेगा। तो मैंने बोला कि भैया जो अपना k है वो = 3 है, तो स्टार ने बोला 3, तो 1 2 और 3, इसने 3 कंसिडर कर लिए। तो उसने बोला कि भैया मैं ये सर्कल के आसपास मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल को बिलोंग करते हैं। तो उसने बोला कि हाँ भैया मैं बिलोंग टू क्लास सर्कल। तो गाइस उसने अपने स्टार को एज अ सर्कल कंसिडर कर लिया और उसने आप देख सकते हैं सर्कल को वहाँ पे 3x3 वोट्स मिले और रेक्टेंगल में रेक्टेंगल को ग्रॉस वोट्स मिले। फॉर एग्जांपल अच्छे से और एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे गाइस, ये जो आप देख रहे हैं जो येलो डॉट्स हैं वो क्लास ए हैं, जो ब्लू डॉट्स हैं वो क्लास बी हैं। हमने एक रेड क्लास इनपुट कर दिया, फिर हमने ऐसा बोला कि ये जो रेड क्लास है तुझे कंसिडर करना है k = 3। उसने अपने आसपास के 3 पॉइंट्स को कंसिडर करा जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बाय इक्वल डिस्टेंस मेथड। कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बाउंड्री उसने एक रेडियस पे उसने मैच कर लिया कि मेरे आसपास 3 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक बिलोंग करता है येलो क्लास को और 2 बिलोंग करता है ब्लू क्लास को। तो गाइस इसने रेड पॉइंट ने क्लासीफाई क्या करा कि मैं बिलोंग करता हूँ ब्लू क्लास को। तो इस तरीके से इसने अपना क्लासिफिकेशन सेट कर लिया। पर जैसे ही मैंने k = 6 सेट करा तो उसका रेडियस, उसकी बाउंड्री बड़ी हो गई
और फिर उसने देखा कि 4 डॉट्स जो येलो है वो और 2 ही डॉट्स ब्लू है, तो उसको क्या लगा कि 3 में तो मैं ब्लू आ रहा था, पर जैसे ही मैंने k=6 करा तो नाउ आई एम बिलोंगिंग टू क्लास येलो। एग्जैक्टली वो क्लास येलो को बिलोंग कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे जैसे हम लोग के की वैल्यू बढ़ाते हैं, हमारा जो मॉडल की जो एक्यूरेसी होती है वो भी बढ़ती रहती है, और जैसे ही मैंने अगर के की वैल्यू कम कर दी तो वो ओवरफिट में चला गया। अपने गाइस आपने ये सारे एग्जांपल्स आपने K9 में देखे होंगे, आपने नहीं देखे होंगे तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रेड डॉट्स और ब्लू डॉट्स हैं, k=1। इसका मतलब क्या गाइस कि यहाँ पे जो भी जो वैल्यू जो है ना वो बहुत ही प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारा मॉडल, जो हमें नहीं चाहिए। और ये प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि वो ओवरफिट में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड डॉट्स हैं उसी से भी वो रेड डॉट को क्लासीफाई किया है, मतलब बहुत प्रिसाइजली उसमें क्लासीफाई किया है। तो गाइस ये हमारा हो गया ओवरफिट। और k=3 करते हुए देखा तो मैंने लगा कि हाँ भैया अभी थोड़ा थोड़ा सही जा रहा है, यहाँ पे हमारा मॉडल अच्छा सा काम कर सकता है। तो गाइस और डीप में हम समझते हैं K9 एल्गोरिदम को। अब जो पहला फिगर देख रहे हैं k=1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर रहा है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया। जैसे k=2 किया मैंने, एक सिंपल सी हमें बाउंड्री दिख रही है कि यहाँ पे दो क्लासेस को क्लासीफाई कर रहा है हमारा बाउंड्री। जैसे मैंने k=3 करा तो हाँ अभी मुझे बहुत अच्छे से क्लासीफाई करते हुए दिख रहा है। और जैसे मैंने k=4 करा, एक क्लियर कट बाउंड्री मुझे यहाँ पे विजिबल है, जहाँ पे सिर्फ एक रेड डॉट्स विथ सम ब्लू डॉट्स अवेलेबल है, और जो ब्लू डॉट्स विथ सम रेड डॉट्स आर अवेलेबल हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा मॉडल क्लासीफाई करता है। अगर गाइस आपने ये फिगर देख के आपको ऐसा पता चल रहा होगा, जब k=1 था हमारा मॉडल बहुत ही ओवरफिट में था। तो गाइस बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि जब k की वैल्यू कम होती है तो हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाता है, और k की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा मॉडल अंडरफिट हो जाता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ k वैल्यू इज सेट टू 1 then training model will be overfit the data and k value is too large then it will be underfit। तो गाइस बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा कि हमको हमारा k कौन सी वैल्यू पे सेट करनी है। देखो गाइस हमें हर k की वैल्यू के साथ हमें अपने मॉडल को इवेल्यूएट करता रहना है कि वो अंडरफिट में जा रहा है कि ओवरफिट में जा रहा है। जब हमारा मॉडल बराबर ही प्रिडिक्ट करता रहे, अच्छे से प्रिडिक्ट करें, तो हमें अपने मॉडल को वहीं ट्रेनिंग स्टॉप कर देनी है। यहाँ पे एक और लाइन लिखी मैंने, दैट इज द वैल्यू ऑफ k इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द स्मूथनेस ऑफ द बाउंड्री। यहाँ पे जब मैंने k=1 लिखा तो गाइस देख सकते हैं बाउंड्री यहाँ पे जो है उतनी स्मूथ नहीं है, पर k=4 मैंने किया तो बाउंड्री बहुत स्मूथ हो गई। जैसे k बनाया बाउंड्री और बढ़ गई, सो बहुत स्मूथ हो गई, तो डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल है। गाइस अब k मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ते हैं। गाइस k मीन्स क्लस्टरिंग मतलब क्या, ये अनसुपरवाइज एल्गोरिथम है। गाइस इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा होते हैं हम सभी को क्लस्टर में उनकी करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है गाइस, हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। जो भी मेरे रेड पॉइंट्स हैं वो मैंने सभी को उनको रेड में एक ग्रुप में रखा है, ब्लैक को एक ग्रुप में रखा है और ब्लू को एक ग्रुप में रखा है। बेसिकली गाइस ये अनसुपरवाइज एल्गोरिथम है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स में डेटा में हमारे लेबल्स नहीं होते। हमारा जो मॉडल है वो खुद ग्रुप करता है इन सारे पॉइंट्स को, और बाद में लास्ट में वो डिसाइड करता है कि यस दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स हैव सिमिलर फीचर्स, तो मैं सारे पॉइंट्स को एक साइड रखूँगा। बाद में येलो को बॉस ने देखा कि ये सारे फीचर्स येलो में मैच हो रहे हैं, तो उसने सारे पॉइंट्स येलो को उठा के एक क्लस्टर में रखा। इस तरीके से हमारा k मींस एल्गोरिथम वर्क करता है। डेटा पॉइंट्स इनसाइड अ क्लस्टर आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस टू पीयर ग्रुप्स। गाइस रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है? बेसिकली हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि डिसीजन ट्री, गाइस कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्री इज नथिंग बट अ रैंडम फॉरेस्ट। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे नेचर में जैसे फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज होते रहते हैं। तो गाइस वही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन ट्री हैं और कलेक्शन हो गए, वो लोगों ने एक फॉरेस्ट बना दिया। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो भी होता है वो हर डिसीजन ट्री से एक वोट्स मिलते हैं, और वो वोट्स के हिसाब से हमारा एक इंस्टेंस को पता चलता है कि मुझे वो चीज़ें प्रिडिक्ट कैसे करनी है उसको। गाइस हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन की बात करें। डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब क्या गाइस कि हमारा जो इमेज है वो अगर मान लो 10 MB का है, अगर मैंने वो 10 MB का इमेज वाइल ट्रेनिंग अपने मशीन को दे दिया तो गाइस मेरे मशीन में बहुत लोड पड़ेगा। तो गाइस मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जो इमेज का जो साइज़ है वो 10 MB से 50 KB आ जाए, प्लस मेरे जो पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं इमेज में, वो लॉस्ट भी ना हो, और मेरे जो मॉडल जो मेरे मशीन है उस पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो इसीलिए मैं डायमेंशनल रिडक्शन का यूज़ करता हूँ। डायमेंशनल रिडक्शन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सेट ऑफ डेटा
हैविंग वास्ट डायमेंशंस इनटू डेटा विद लेसर डायमेंशंस एंश्योरिंग इट कन्वे सिमिलर इंफॉर्मेशन कॉन्सेंसली। सो गाइस इस तरीके से हमारा डायमेंशनल रिडक्शन काम करता है। और हमारा जो मान लो इमेज जो है वो RGB में है, वो 3D मैट्रिक्स फॉर्म करता है। तो गाइस मैं उसको फ्लैटन कर सकता हूँ, मैं उसको 3D से डायरेक्ट 1D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सारे हम लाइव एग्जांपल्स देखने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस में। गाइस इस तरीके से हमारा डायमेंशनल रिडक्शन काम करता है। एक मेरा डेटा है जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मैंने उसको डायमेंशनल रिडक्शन किया तो उसको आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो चुकी है। फिर मैंने उसको डायरेक्टली अपने मॉडल को दे दिया एज अ प्रिडिक्शन करने के लिए, और फिर बस हमारा मॉडल इवैल्यूएट होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में जो रेफरेंस लिए मुझे उसको मेंशन करना है। पहला है एनालिटिक विद्या, फिर डेटा टूवर्ड्स डेटा साइंस, एलाइट, और फिर एलाइट डेटा साइंस, उसके बाद गिग फॉर गिग्स। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अपने ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं जो मेरे खुद के लाइव एक्सपीरियंस थे। आने वाले वीडियो में हम इस सारे एल्गोरिथम्स का हम लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। गाइस अगर हम बात करें आपको और मोर थियोरिकल कॉन्सेप्ट चाहिए कि मुझे आपके एग्जाम में और भी विथ मतलब मोर प्रिसाइजली आपको लिखना, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा पहली वेबसाइट एनालिटिक विद्या, जहाँ पे बहुत अच्छे वे से वो लोगों ने मशीन लर्निंग के बारे में समझाया है इन डिटेल, समथिंग लाइक एडवांटेजेस और समथिंग लाइक दैट। सो आप उसको जाकर रिफर कर सकते हैं। सो गाइज आने वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे हम लोग लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो गाइज मैं आपसे विश करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं आपका आने वाला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके पास नोटिफिकेशन आए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हैं जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें भी ये चीज़ का लाभ मिले। सो गाइज थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।